कर चुके थे हम सी पार्ट में कि PH4 मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अब की बात ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस केस में वही फार्मूला लगेगा N1V1 प्लस N2V2 प्लस जितने भी हैं बेस उन सब का सम, इक्विवेलेंट्स का सम इनटू V टोटल। ये चीज मैं क्या कर रहा हूं कि सबके इक्विवेलेंट जोड़ता जा रहा हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जितने भी बेस वहां पर हैं उन सबके इक्विवेलेंट हमने जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जो NR आएगा इट शुड बी इक्वल टू OH माइनस, बिकॉज सॉल्यूशन इज बेसिक। और अगर OH माइनस आ गया तो इसे रखकर हम क्या निकाल सकते हैं, POH इज इक्वल टू माइनस log 10 OH माइनस। ठीक है। अब जैसे इसका अगर हम प्रॉब्लम करें, जैसे एग्जांपल में ले लूं कि 200 ml ऑफ 0.001 मोलर NaOH प्लस 800 ml ऑफ 0.005 मोलर BaOH होल ट्वाइस। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका तो हमारे पास मोल वाला है कि हम दोनों के मोल निकाल लें और उससे मिलने वाले OH माइनस की संख्या निकाल लें। ठीक है ना, लास्ट क्लास में अपन कर चुके हैं। ठीक, अगर हम इसको इस मेथड से करना चाहें तो मुझे नॉर्मलिटी सबकी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि NaOH का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। NaOH का वैलेंसी फैक्टर होगा इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट कैन गिव 1 OH माइनस। तो नॉर्मलिटी क्या होगी NaOH की, इज इक्वल टू 1 इंटू मोलारिटी 0.00। नॉर्मलिटी निकाल दी हमने, मोलारिटी को सीधा वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। वैलेंसी फैक्टर BaOH होल ट्वाइस कितना होगा, इज इक्वल टू 2 एंड मोलारिटी इज गिवन एज मोलारिटी इज इक्वल टू 0.005। वैलेंसी फैक्टर है और मोलारिटी, तो नॉर्मलिटी BaOH होल ट्वाइस आ जाएगी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.005 इज इक्वल टू 0.01। ठीक, अब नॉर्मलिटी आने के बाद अगला काम हमारा क्या होगा, इसमें रखना N1V1 से। तो N1 कितना हो गया, इज इक्वल टू 0.001 इंटू वॉल्यूम 200 प्लस ये मैंने क्या किया N1V1 प्लस N2 मुझे पता लग गया 0.01 इंटू वॉल्यूम 800 बराबर N रिजल्टेंट। अब यहाँ पे N रिजल्टेंट के साथ क्या लिखना है, V टोटल। V टोटल दोनों को जोड़ें तो ये ml में ही रखना है। क्यों, क्योंकि मैं इधर ml में ले चुका हूँ। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो NR आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, 8 प्लस 0.2, 8.2 आएगा मेरे ख्याल से अपॉन 1000। सही है। ये जो वैल्यू आई है, चूंकि सॉल्यूशन बेसिक है इसलिए हम इस वैल्यू को किसके बराबर लिखने वाले हैं, OH माइनस के बराबर। ठीक, OH माइनस अगर इतना आ गया इज इक्वल टू 8.2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो POH कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 माइनस log 8.2। और pH पूछ लिया जाए तो 14 माइनस POH इज इक्वल टू 11 प्लस log 8.2। समझ गए बात। अगर एसिड का सॉल्यूशन होगा तो सेम फार्मूला यूज होगा, लेकिन NR बराबर क्या करना है, H प्लस। और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो NR बराबर क्या करना है, OH माइनस। ठीक है, मोल से चाहो तो मोल से भी कर सकते हो, वो भी आसान तरीका पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं, नेक्स्ट केस है कि PH4 मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मान लो हम सिर्फ एसिड लेते तो उन सबके इक्विवेलेंट को जोड़ देते, अगर हम सिर्फ बेस लेते तो उनके इक्विवेलेंट्स को जोड़ देते। लेकिन हम एसिड और बेस अगर साथ में ले रहे हैं तो दे विल रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड प्लस बेस से क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी ये एक दूसरे को खत्म करने का काम करेंगे सॉल्यूशन में से। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक,
अब इस केस में हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेट टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। हमें क्या करना है इस केस में कि टोटल एसिड के इक्विवेलेंट जोड़ देने हैं। कैसे जोड़ देने हैं कि ई एसिड इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 प्लस जितने भी हैं उन सबका सम। मान लीजिए हमें 2 या 2 से ज्यादा एसिड दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, सबके इक्विवेलेंट जोड़ देने हैं। और इक्विवेलेंट कैसे जुड़ते हैं, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, N1V1 प्लस N2। अगर हमने टोटल इक्विवेलेंट एसिड के निकाल लिए, अब हमारा स्टेप 2 है कि कैलकुलेट टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। टोटल इक्विवेलेंट बेस हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा N1 डैश V1 डैश प्लस N2 डैश V2 डैश। अब एसिड और बेस दोनों के इक्विवेलेंट्स हमने निकाल लिए। तीसरा स्टेप होगा कंपेयर इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड बेस। हम क्या कर चुके हैं कि हम इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं एसिड और बेस के, और अब हम इनको कंपेयर करें। कंपेयर करने की कंडीशन ये है कि अगर दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हुए तो एक दूसरे को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, और उस केस में सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो एसिड ज्यादा क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, ज्यादा इक्विवेलेंट से, तो लिमिटिंग रिएजेंट बेस हो जाएगा और बेस खत्म हो जाएगा और सिर्फ एसिड बच जाएगा लास्ट में, तो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक pH लेस देन 7। और अगर बेस ज्यादा क्वांटिटी में है तो फिर बाद में रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक pH मोर देन 7। ठीक है, तो यहां से ये कैलकुलेशन करने के बाद हम दोनों को कंपेयर करवा रहे हैं, तो वहां कौन सा केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट हमारे पास है कि इक्विवेलेंट एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बेस। इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, जितने H प्लस है उतने ही OH माइनस है, तो दोनों रिएक्ट करके वाटर बना देंगे पूरी तरीके से, ना H प्लस बचेगा ना OH माइनस बचेगा। तो सॉल्यूशन इस केस में क्या कहलाएगा, न्यूट्रल, और pH इसकी इक्वल टू 7। ठीक, अब केस सेकंड हम ले रहे हैं कि केस सेकंड में इक्विवेलेंट एसिड इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट बेस। इसका मतलब एसिड मैंने किस में लिया हुआ है, एक्सिस में, और बेस यहां पे क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि खत्म हो जाएगा। तो आप बता सकते हो ये चीज खत्म हो गई और ये बच गई, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, रिजल्टेंट एसिडिक, pH क्या होगी, लेस देन 7। अब इस केस में हम सॉल्व कैसे करेंगे कि मेरे पास दोनों के इक्विवेलेंट, मैं इनका डिफरेंस निकालूं। डिफरेंस निकालूं मैं तो E बेस माइनस E एसिड कर रहा हूं, E बेस माइनस E एसिड, सॉरी E एसिड, ज्यादा क्वांटिटी में एसिड है तो इसको अपन पॉजिटिव करने के लिए एसिड माइनस बेस कर दूं। ठीक है, इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम टोटल कर दूं। E अपॉन V क्या आता है, नॉर्मलिटी, तो ये आ जाएगी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी। रिजल्टेंट नॉर्मलिटी को मैं बराबर लिखने वाला हूं H प्लस के, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक है, तो यहां से सॉल्व करके H प्लस निकाल लिया, pH आ जाएगी। केस थर्ड ले रहा हूं मैं कि E एसिड इज लेस देन E बेस। इसका मतलब ये एक्सिस में है और ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, तो अंत में कौन बचेगा, बेस बचेगा, यानी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक, और pH क्या हो जाएगी, मोर देन 7। ठीक, अब मुझे pH निकालनी है तो मैं ज्यादा में से कम को माइनस कर दूं, यानी कि E बेस माइनस E एसिड, डिफरेंस लिया दोनों का, अपॉन इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम टोटल, ये आ जाएगी नॉर्मलिटी रिजल्टेंट। लेकिन मैं नॉर्मलिटी रिजल्टेंट को किसके बराबर लिखूं, इज इक्वल टू OH माइनस।
मैंने यहाँ H प्लस लिखा है, यहाँ OH माइनस लिखा है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक था और ये बेसिक। अगर आपको OH माइनस पता लग गया तो हम इसे क्या निकाल लेंगे, POH, और POH पता लग गई तो हम उसे क्या निकाल लेंगे, pH। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं इसको। ये लिखा है कि दो तो एसिड हमारे पास है, स्ट्रॉन्ग एसिड और दो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सभी स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में K की वैल्यू नहीं दे रहा है, और वैसे भी हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में लिखो। ठीक है ना, तो ये पॉइंट वैसे क्वेश्चन देख के भी समझ में आ जाएगा और आपने याद किया हुआ है तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि मोलारिटी दी हुई है, इसको नॉर्मलिटी में चेंज करेंगे। तो मोलारिटी HCl इज इक्वल टू 0.1 और वैलेंसी फैक्टर 1, तो नॉर्मलिटी N1 बराबर क्या हो जाएगी, 1 इंटू, सही। इसके बाद मोलारिटी H2SO4 कितनी है, इज इक्वल टू 0.2 और वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होता है, 2, तो नॉर्मलिटी N2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2, सही। अब तीसरा मोलारिटी NaOH इज इक्वल टू 0.3, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1, तो N3 या N1 डैश कर दूं मैं इसे, N1 डैश इज इक्वल टू 1 इंटू 0.3। फिर मोलारिटी BaOH होल ट्वाइस इज इक्वल टू 0.4, वैलेंसी फैक्टर इज 2, तो N2 डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 0.4। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, इन दोनों को एक साथ। मैं एसिड एक साथ जोड़ूंगा और बेस एक साथ जोड़ूंगा। ये तो हुआ 0.1, ये हुआ 0.4, ये 0.3, ये 0.8। तो बताइए टोटल एसिड के इक्विवेलेंट कितने हुए, बराबर आपको देखने से पता लग जाएगा। ठीक है, इसको जो है हमने यहाँ पे 0.1, अगर मुझे इक्विवेलेंस निकालने तो N1V1 प्लस में क्या करूं, N2V2। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, वॉल्यूम को अगर आप लीटर में लिख दोगे तो ये इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, और अगर आप इसको ml में लिखोगे तो ये मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो मैं क्या जोड़ रहा हूं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी है 0.1 इंटू वॉल्यूम 100 प्लस 0.4 इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 200। बताइए कितना है ये, 10 प्लस 90। मैंने क्या चीज निकाली अभी, टोटल इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड। ठीक है, सबको जोड़ देना है स्ट्रेट फॉरवर्ड N1V1 से। अब मैं निकाल रहा हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू, इसकी नॉर्मलिटी पता है तो 0.3 इंटू यहां से वॉल्यूम 300 प्लस 0.8 इंटू वॉल्यूम 400। मैं कर रहा हूं N1V1 प्लस N2V2 और ये हो गया N1 डैश V1 डैश प्लस N2 डैश V2 डैश। कितना आ जाएगा ये, यहां से कितना आएगा, 90 प्लस 400, ये मिली इक्विवेलेंट्स हमने निकाली है बेस की। अब मिली इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम इन दोनों का डिफरेंस देखें। पहले तो देख लें कि कौन सा बचेगा बाद में। ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट बन गया, ये एक्सिस में है, तो ये तो मुझे यहीं से पता लग गया कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बेसिक होगा। अब मुझे अगर पीएच निकालनी है तो मैं सीधा क्या काम करूं, इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, कितना 410 माइनस 90 अपॉन वॉल्यूम टोटल। अब ये मिली इक्विवेलेंट्स ले रहा हूं तो वॉल्यूम मिलीलीटर में लिखूं, ये सावधानी रखनी। ठीक है ना, तो मिलीलीटर में ये 1000 ml हो गया। ठीक है, और ये मिली इक्विवेलेंट था, ये बराबर नॉर्मलिटी आ गई, और नॉर्मलिटी बराबर क्या रखना है, OH। तो बताइए OH माइनस कितना हो गया, 0.32, यानी कि 32 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया। सही ना, तो अगर pH OH माइनस आ गया तो pH इज इक्वल टू 2 माइनस log 32, तो pH इज इक्वल टू 12 प्लस log 32। अब log 32 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं आसानी से, 2 की पावर 5, log 2 की वैल्यू पता है 0.3010, तो आगे सोल्व किया जा सकता है आसानी से ही। ठीक है ना भाई, अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो 12 प्लस log 2 की पावर 5, तो ये आ गया 12 प्लस 5 log 2,
और ये आ गया 12 प्लस 5 इंटू 0.3010। तो समरी इसका ये है कि यहाँ से जब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिया जाएगा तो आप इसको यहीं से मोलाइटी को नॉर्मलिटी में चेंज करें सबको पहले, फिर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये करते हुए N1V1 प्लस N2V2 टोटल एसिड के इक्विवेलेंट, फिर N1 डैश V1 डैश प्लस N2 डैश V2 डैश टोटल बेस के इक्विवेलेंट। ठीक है ना। अगर मैं ml में ले रहा हूं तो मिली इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं। ठीक है, ये दोनों पता लग गए मुझे, तो जो ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस करके डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल कर दूं E/V, तो मेरे पास नॉर्मलिटी आ गई रिजल्टेंट, और नॉर्मलिटी रिजल्टेंट आ गई तो उसे OH माइनस के बराबर करके हम क्वेश्चन करें। समझ बात। अब इस क्वेश्चन को जो है ये तो मान लीजिए ये सेकंड अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं इसको कि अगर मान लो मैं यहीं से देख लूं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद HCl कितना आएगा बताओ। दोनों को मल्टीप्लाई करके सीधा लिख रहा हूं 10, क्या है मिलीमोल। ठीक है, इससे H प्लस कितना मिलेगा 10, पूरा टूटेगा और 1 से 1 ही मिलेगा मुझे। H2SO4 कितना दिखाई दे रहा है आपको, बराबर दोनों को मल्टीप्लाई करना है 40, और इससे H प्लस कितना मिलने वाला है इज इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि H2SO4 टूटता है तो 2H प्लस देता है साथ में, तो H प्लस के टोटल कितने हो गए बताइए 90। ठीक, अब हम NaOH देख लें, तो NaOH कितना हो गया 0.3 इंटू 300 90, इससे OH माइनस कितना मिलने वाला है 90, और उसके बाद BaOH होल ट्वाइस बराबर 0.4 इंटू 400 160, और ये टूट के 2OH माइनस देगा तो ये 320, तो OH माइनस कितना हो गया इज इक्वल टू, सही। अब बताइए दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होने वाला है, जो कम क्वांटिटी में पड़ा हुआ, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। जितने H प्लस खत्म होंगे उतने OH माइनस खत्म हो जाएंगे, तो OH माइनस रिमेनिंग कितने होंगे, रिमेनिंग 320 मिलीमोल्स। मैं मिलीमोल में कर रहा हूं सारा काम है, तो कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस कितनी हो जाएगी 320 अपॉन वॉल्यूम टोटल, और वॉल्यूम टोटल अपने पास कितना है 320 अपॉन 1000। कर लेंगे सॉल्व, यानी हम कहाँ पहुंच गए, इसी चीज पे पहुंच गए। समझ बात हो। तो ये मोल वाला अप्रोच है और ये इक्विवेलेंट वाला अप्रोच है। जो अप्रोच आपको बेटर लगे आप उसे सोल्व करो। मेरे ख्याल से ये भी आसान अप्रोच है, ठीक है ना। इसमें अपन को जो है तोड़ना है बस, है जो तोड़ने वाला अमाउंट है कि कितने H प्लस देगा, वही तो वैलेंसी फैक्टर है, बोलो, ठीक है ना। तो आप जैसा आपको कन्वीनियंट लगे वैसा आप कर सकते हैं। मोनो एसिडिक pH4 मोनो बेसिक वीक एसिड, मोनो बेसिक। एक्चुअली बेसिसिटी एसिड की कैसे डिफाइन होती है कि एसिड जितने H प्लस देता है वही नंबर उसकी बेसिसिटी कहलाती है। एसिड जितने H प्लस देगा वही नंबर उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। तो मोनो बेसिक मतलब एक H प्लस देने वाला है। इसके एग्जाम्पल में लिख दूं, जैसे HCN CH3COOH, या मैं ले लूं HOCN। ठीक, ये सारे के सारे किस में आते हैं वीक एसिड में, या HOCl ले लूं, ये सब वीक एसिड में है। अब वीक एसिड में अपन को कैसे लिखना है, अब इसका डेरिवेशन जो कर रहे हैं हम, ये तो हो गया हमारे पास वीक एसिड। ठीक, इसके डेरिवेशन के लिए हम जो है सपोज ले रहे हैं HA, तो HA टूट के बनाएगा H प्लस प्लस A माइनस आया। ठीक, मैं साइन यहाँ इक्विलिब्रियम का लगा रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती है। जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा एरो सिंगल लगेगा, और जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो एरो हम दोनों ही लगाएंगे दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, अब H प्लस और A माइनस है। सपोज करो T इज इक्वल टू 0 पर हमने C कॉन्सेंट्रेशन लिए, ये 0 0। C का मतलब यहां पे मैं ले रहा हूं C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA एसिड। ठीक, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं इसके लिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन।
डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको मैं अल्फा से डिनोट करूँ। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम डिफाइन कैसे करते हैं कि एक में से जितना अमाउंट टूटता है, खत्म होता है, आयोनाइज होता है, उसी को हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो एक में से कितना टूटेगा? अल्फा। अगर एक में से अल्फा टूटेगा तो सी में से कितना टूटने वाला है? सी अल्फा। इसका मतलब जब ये इक्विलिब्रियम पे आएगा तो एच ए कितना टूट चुका होगा? सी में से सी अल्फा, और इधर एच प्लस कितना मिल जाएगा? सी अल्फा, और ए माइनस कितना मिल जाएगा? ये आप अलग से लिखेंगे। तो ए माइनस मुझे कितना मिल जाएगा? सी अल्फा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन किसकी लिख रहा हूं मैं? एच हो गया सी से सी माइनस सी अल्फा, एच प्लस हो गया अपने पास सी अल्फा, और ए माइनस हो गया हमारे पास सी अल्फा। ठीक। अब ये लिखने के बाद हम इसके लिए के डिफाइन कर रहे हैं, के ए इसलिए लगा रहा हूं मैं क्योंकि ये क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। वीक एसिड, अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड मैंने लिख दिया ऐसे, तो मैं इसका एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा? के क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? H प्लस इंटू ए माइनस अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? H। अब ये एक्सप्रेशन हम इसमें पुट करेंगे कि के क्या आता है। चलिए, अब इस एक्सप्रेशन में, के एक्सप्रेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो अगर हम ये वाली वैल्यूज पुट कर दें तो के ए इज इक्वल टू आ जाएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा। इसे मैं लिख सकता हूं सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस। अगर मान लो मुझे क्वेश्चन में के ए दे दिया जाए और सी दे दिया जाए, तो अल्फा निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली, ठीक ना? तो अब यहां से क्वाड्रेटिक से बचने के लिए अल्फा हम यहां से निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक बना के, लेकिन क्वाड्रेटिक से बचने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन जो है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि अपन आईनी के क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस पर कमांड करेंगे तो क्वेश्चन जो है तेजी से होगा, वरना कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी बगैर अप्रोक्सीमेशन। तो आईनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। अप्रोक्सीमेशन हमें क्या करना है कि हमें मान रहे हैं कि अल्फा इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब क्या लेना है कि अल्फा शुड बी इक्वल टू लेस देन 10%। अब जो 10% का क्राइटेरिया मैंने रखा है, इसको मैं 5% भी रख सकता था। एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, ठीक ना? अगर मैं इसे 1% रख दूंगा तो और एक्यूरेट हो जाएगा, लेकिन हम जो है एक नॉमिनल जो बाउंड्री खींच रहे हैं वो 10% के आसपास वाली। अब 10 के आसपास आ गया, मतलब 11% भी आ गया तब भी मान लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10% से ज्यादा होते ही ऐसे करना है, ठीक है? लेकिन 10 के आसपास वाला जो नंबर है उसका रूल ये है कि कोई भी चीज अगर किसी दूसरी चीज के कंपेयर में 10% या उससे कम है तो हम उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं। जैसे अगर किसी आदमी के पास 100 रुपीज है, दूसरे के पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया जो है अपन 100 की कंपैरिजन में कम मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि अपन उसको बढ़ा के 10% कर रहे हैं, यानी कि 10 रुपीज या उससे कम वाले को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब अगर उसके पास 100 है और अपने पास 90 रुपीज है तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो नेग्लेक्ट करने का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि बगल वाली चीज के कंपेयर में हम इसको छोटा मान के हटा रहे हैं, ठीक ना? और इसका ये कोई कहीं पे कोई प्रूफ नहीं है कि यही मानना है। अपन ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए 5% भी मान सकते हैं, पर यहाँ पे अपन 10% मान रहे हैं। अगर अल्फा नेग्लिजिबल है, 10% से कम है, तो 1 माइनस अल्फा को मैं लगभग 1 ही लिख सकता हूं। अल्फा नेग्लिजिबल है तो इसे हटा दिया मैंने। अगर ये 1 ही हो गया तो के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। यहां से अल्फा क्या आ जाएगा? के ए अपॉन सी का अंडर रूट। अब यहां से अपन एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब कि मैं पानी मिलाता जाऊं मोल को कांस्टेंट रखते हुए, तो डाइल्यूशन बढ़ाना यानी वॉल्यूम बढ़ाना
वॉल्यूम बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है N/V। तो वॉल्यूम बढ़ाने से कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई। यहां देखेंगे अगर कॉन्सेंट्रेशन कम करता गया तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी सिंपल बात है कि अगर हम डाइल्यूट करते जाएं सॉल्यूशन को, वीक एसिड के सॉल्यूशन को, तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ता जाता है। यानी इसको ऐसे समझे कि मान लो 1 लीटर में 5% टूट रहा था, तो हो सकता है कि 100 लीटर में वो 90% टूट रहा हो। समझ बात? तो आयनाइजेशन बढ़ता जाएगा। अब अगर मैं पानी मिलाता जा रहा हूं तो 5% से बढ़ता जा रहा है 50, 60, 70, 80, 90 और बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ना जब वो 99 हो जाएगा, थोड़ी देर बाद 100 भी हो सकता है। जैसे ही वो 100 हो जाएगा उस वक्त वो वीक एसिड किसकी तरह टूट गया? स्ट्रॉन्ग एसिड की। इसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन ऑल्सो बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी ये है कि अगर मैं वॉल्यूम को टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दूं, बहुत ज्यादा पानी मिला दें, तो इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 हो जाएगी। अब बताओ अल्फा क्या हो जाएगा? अगर कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 हुई तो अल्फा क्या हो जाएगा? गलत, मैथमेटिकली नहीं सोचना। कॉन्सेंट्रेशन 0 हुई नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अल्फा बढ़ते बढ़ते जो है, अल्फा की लिमिट बढ़ते बढ़ते 1 ही है ना। 1 का मतलब कितना टूटेगा? 100। तो अल्फा इनफाइनाइट नहीं होगा। अल्फा की मैक्सिमम लिमिट 100% ही है, तो 100% टूट जाएगा। यानी कि वीक एसिड किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। वीक है, लेकिन कब? जब वॉल्यूम हमने क्या कर दिया? इनफाइनाइट। इसी को हम बोलेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो आगे लिखता हूं मैं। इसको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मैं वॉल्यूम को टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दूं तो अल्फा 100% हो जाएगा। यानी इसने लैंग्वेज फॉर्म में ऐसे लिखा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वीक एसिड क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, अब इसके बाद हमें लिख रहे हैं कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या लिखी थी अभी? C अल्फा। एसिड कितना टूटा था? C में से C अल्फा, तो ये बना था C अल्फा। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू है √Ka/C। ये अल्फा मैंने यहां पुट किया, ये चीज क्या हो जाएगी? √Ka/C। अब यहां से एक चीज हम देखते हैं, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता जाऊं तो कॉन्सेंट्रेशन में कमी आती जाएगी, और कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो उसके साथ H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी, और ये कम होगी तो pH की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी ये कंक्लूजन हो गया कि डाइल्यूशन के साथ क्या होता है? pH की वैल्यू बढ़ती जाती है। समझिए बात। अब इसमें H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि मोल्स ऑफ H+ इंक्रीजेस बिकॉज अल्फा इंक्रीजेस। अब ध्यान देना इस बात पे, दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग बात हो गई है। मोल H+ के हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हैं। कारण क्या है कि जैसे ही हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो H2HA से हमने रिएक्शन को बोला कि रिएक्शन किधर शिफ्ट होने लग जाएगी? अल्फा बढ़ने लग जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन किधर जा रही है? इस तरह। अल्फा का मतलब क्या? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर चलनी चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर फॉरवर्ड जाने लग गई तो ये ज्यादा टूटेगा, और ज्यादा टूटेगा तो मोल H+ के बढ़ते जाएंगे कंटिन्यूअसली। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन H+ के बारे में बात करूं तो ये होगा N मोल H+ अपॉन वॉल्यूम।
अब मैं ये बढ़ा रहा हूं और साथ में वॉल्यूम भी तो बढ़ा रहा हूं ना, तो इसमें इंक्रीज उतना नहीं होगा जितना इसमें होगा। दोनों चीजें बढ़ रही है लेकिन ज्यादा तेजी से वॉल्यूम बढ़ेगा तो ओवरऑल ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इसको हम यहां से भी देख सकते हैं फार्मूले से, सिंपल, ठीक है ना। अगर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम करते जा रहे हैं तो H प्लस भी कम होता जाएगा, लेकिन मोल H प्लस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ गए बात को। अगर हम यहां से जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है इसका कर्व देखें तो उस केस में जो है यहां पे जो है हम ले लें इस पे कॉन्सेंट्रेशन ले लें और यहां ले लें अल्फा, तो एक कर्व जाता है इस तरीके से। पोस्टवाल के हिसाब से अल्फा का जो कर्व है, अल्फा बराबर क्या था, √K/C। अब आप इसको ऐसे सोच लो, अगर मैं इधर करता जाऊं, इसे कॉन्सेंट्रेशन में कमी करता जाऊं तो अल्फा बढ़ता जाएगा और एकदम तेजी से बढ़ेगा, और अगर जब कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाएगी तब अल्फा कितना हो जाएगा। अब मैंने इस कर्व को यहां नहीं मिलाया, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली कॉन्सेंट्रेशन को 0 करना इम्पॉसिबल है। कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली 0 तब हो सकती है जब मैं मोल वहां पे 0 कर दूं, लेकिन अगर आपने किसी सॉल्यूशन में 1 मोल भी डाला हुआ है, अब आप पानी कितना भी डाल दें, ठीक है, तब भी कॉन्सेंट्रेशन तो रहेगी ना वहां पे। तो कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं लिख सकते। तो कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं है इसलिए मैंने यहां मिला। अगर होती तो फिर यहां मिला देता मैं, कितने पे, 1 पे। समझिए, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी कि जब यहां मिलेगा इस कर्व पे तो मैक्सिमम अल्फा इज इक्वल टू 1, 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक। तो ये चीज हमने निकाल ली कि यहां से ये चीज समझ गए हैं, वॉल्यूम बढ़ाओगे कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी, तो ये कम होते ही H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, और H प्लस कम होते ही pH वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि pH क्या था, -log10 ऑफ H प्लस, तो नेगेटिव वैल्यू कैरी करता है, तो वो घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, उल्टा साइन होगा दोनों के साथ, ठीक है, इनके साथ और इसके साथ। हमने लिख दिया है इज इक्वल टू √KA/C। अगर मैं दोनों साइड log ले लूं, log H प्लस इज इक्वल टू 1/2 log KA प्लस 1/2 log C। रूट है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस आ जाएगा इनके साथ। माइनस कर दूं दोनों साइड तो -log10 H प्लस बराबर 1/2 -log KA -half log C। अब आप ये बताइए, -log10 H प्लस को मैं क्या लिख सकता हूं, ये कहलाएगा pH, और -log KA को मैं क्या लिख सकता हूं, ये कहलाएगा pKa, और यहां क्या लिख सकता हूं, -log, ये फार्मूला हो गया pH निकालने का। लेकिन अब यहां पे सावधानी ये रखनी है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन अल्फा इज लेस देन 10%। यानी अगर हमारे पास वीक एसिड की प्रॉब्लम है और हमसे pH पूछा है ये दोनों देकर, K और C देकर, तो हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा क्या करेंगे, पहले अल्फा को चेक करेंगे तभी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो फार्मूला आया है ये हमारा आया है अप्रोक्सीमेशन मानने के बाद। अप्रोक्सीमेशन यानी कि अल्फा को नेग्लिजिबल मानने के बाद मैं यहां पहुंचा हूं, तो अगर अल्फा 10% से बड़ा हुआ तो ये वैलिड नहीं है। तो डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज हमें नहीं करना है। क्वेश्चन कैसे करेंगे ये मैं बताता हूं। कैलकुलेट pH ऑफ 0.2 मोलर CH3COOH सॉल्यूशन, और हमें दे दिया कि Ka इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵। अब पहली बात तो ये कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि एसिड है या नहीं है। अगर हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं एसिड, तो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है वो इससे पता लग जाएगा। K की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब ये वीक एसिड है। और ट्रिक ये है कि K नॉर्मली देते किसके लिए है, वीक एसिड को। 99% प्रॉब्लम में वीक एसिड को, हार्डली कोई प्रॉब्लम देखोगे जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए दिया हुआ होगा, हार्डली। और वो भी ऐसा होगा कि K की वैल्यू जो है 1000 या 10,000 के आसपास होगी, ठीक है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये 2 × 10⁻⁵ है, इससे मैंने वीक एसिड पहचान लिया।
अब हम डायरेक्ट फार्मूले पे जंप नहीं करेंगे, फार्मूले का यूज नहीं करना है बगैर अल्फा को चेक किए। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो है कि अल्फा कितना होगा। तो अल्फा बराबर अंडर रूट, ये हो जाएगा k अपॉन सी। k की वैल्यू रख दूं मैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन सी 0.2, ये कितना हो गया अंडर रूट 10 की पावर माइनस 4 बराबर 10 की पावर माइनस 2। और परसेंटेज निकालना चाहूं तो 100 से गुणा करके मैं इसे लिख सकता हूं 1%। अब हम इसको एनालाइज करेंगे, ये 1% आ रहा है तो ये करेक्ट है, एज इट इज लेस देन 10%। अब ये दिमाग में रख लेना, ये डेटा 10%। अगर 10% से कम आता है तो सही मान लेंगे, और 10% से ज्यादा आता है गलत मानेंगे, है ना। ज्यादा का मतलब जैसे 20 आ गया, 25 आ गया, 30 आ गया, लेकिन मान लो 10.5 आ गया तो उसको भी सही मान सकते हैं एकदम बाउंड्री वाले केस में। वो सारा इस चीज पे बेस्ड है कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है उसमें एक्यूरेसी कितनी आने वाली है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो 1% जो है करेक्ट एज इट इज लेस देन 10%। अगर ये निकाल चुके हैं तो अगले स्टेप पे आगे बढ़ जाएंगे कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा। सी कितना है 0.2, और अल्फा मैंने निकाला है 10 की पावर माइनस 2, ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अगला स्टेप है पीएच, पीएच माइनस log 10 H प्लस, जो कि मैं लिख सकता हूं यहां से 3 माइनस log 2, ठीक। तो ये हमारे स्टेप्स होंगे, यानी सीधा हम फार्मूला नहीं पुट करेंगे, हम पहले निकालेंगे अल्फा देन H प्लस देन पीएच। अब ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक से बचने के लिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन करने की वजह से उससे बच गए। कैसे, वो देख रहे हैं। ये क्वेश्चन के साथ मैं एक पैरेलली क्वेश्चन लिख रहा हूं कि कैलकुलेट pH 4 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर एसिटिक एसिड, और हमें K वही दे दिया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अब अगर किसी बच्चे ने सीधा फार्मूले का यूज कर लिया तो गलत करने वाला है वो, ठीक। तो pH जो है 10 की पावर माइनस 5 है CH3COH के लिए, तो अल्फा बराबर में क्या लिखूं? पहला स्टेप अंडर रूट K अपॉन सी, ठीक। अंडर रूट K अपॉन सी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितनी दी है 10 की पावर माइनस 5। अभिषेक 10 की पावर माइनस 5 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 यानी 1.414। 100 से गुणा कर दूं मैं तो 141.4 आ गया परसेंटेज में। अब इट इज नॉट पॉसिबल, 100% से ज्यादा वाला रिजल्ट तो किसी भी केस में वैलिड नहीं है, ठीक ना। लेकिन हम 10% से जब भी ज्यादा आ जाएगा उसको गलत मानेंगे। ऐसा नहीं कि 100 से ज्यादा आ रहा है इसीलिए गलत मान लो या 80 आ जाता या 90 आ जाता तो भी गलत होता, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कि इट इज इनकरेक्ट एज इट इज मोर देन 10%। क्राइटेरिया क्या लेंगे? 10%। यानी कि यहां पर हो सकता है कि 60% आ जाए, 70% आ जाए, उसको भी गलत मानना है। अप्रोक्सीमेशन गलत हो गई, यानी अप्रोक्सीमेशन इज नॉट करेक्ट फॉर दिस केस। अब हमें आगे कैसे बढ़ना है वो देखना है। जब इस क्वेश्चन में अपन ने पीएच निकालना था तो हम डायरेक्ट उस फार्मूले में नहीं रखेंगे कभी, ये सावधानी तो रखनी है हमें। अल्फा मैंने निकाला और वो 10% से ज्यादा आते हैं, गलत कर दिया। अब हम क्या करेंगे? यूज के ए इज इक्वल टू, हमने लिखा था फार्मूला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। के ए की वैल्यू 10 की पावर माइनस 5, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर माइनस 5, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। सही। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2। अब यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी और मैं अल्फा को मालूम करूंगा, ठीक। अल्फा मालूम करने के बाद मेरा अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा। सी की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 5 क्वेश्चन में, अल्फा इधर पुट कर दूं H प्लस आ जाएगा। और तीसरा केस पीएच इज इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस।
तो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें हमें जो है हमेशा अल्फा को चेक करते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक, अब पिछले क्वेश्चन में हमने इस फॉर्मूले का यूज नहीं किया, तो जो मेथड हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज ये है कि हर बार हमें क्वाड्रेटिक नहीं बनानी पड़ रही, यानी कि अप्रोक्सीमेशन करने से क्वाड्रेटिक से बच रहे हो। लेकिन क्वाड्रेटिक से हम तभी बच पाएंगे जब हम अल्फा चेक करके ये कर लेंगे इंश्योर कि इट इज लेस देन 10%। अगर लेस देन 10% नहीं है तो फिर अप्रोक्सीमेशन रॉन्ग हो जाएगी। अब इस अल्फा का कोई यूज नहीं है, इसको हटा दें अब, ठीक है। अब इस केस में क्या यूज करेंगे? के का फॉर्मूला, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है। तो यहां से हम पूरा एग्जैक्ट सोल्व कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग अप्रोक्सीमेशन इन दिस केस। अब आप इसको सोल्व करोगे तो अल्फा निकलेगा, कितना आएगा लगभग? माइनस वाली वैल्यू तो हटा दें, 0.732 आया, चेक कर लेना एक बारी। 0.732 आ गया, तो ये चीज कितनी हो गई? 0.732 इंटू 10⁻⁻5, और इसे मैं क्या लिख दूंगा? 5 माइनस लोग 0.732। अब लोग 0.7 की, मान लो जेई में 0.732 की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, तो लोग 0.7 की वैल्यू लगभग रखकर अपन इसको सोल्व कर लेंगे। 5 माइनस ये लगभग हो जाएगा लोग 0.7, और इसको मैं लगभग लिख लूँ 5 माइनस लोग 7 प्लस लोग 10। अब लोग 7 की वैल्यू दी हुई है तो हम उसे सोल्व कर सकते हैं। कितनी होती है लोग 7 की वैल्यू? लोग 6 की वैल्यू कितनी होगी? लोग 5.6990। लोग 6 कितना होगा? 0.48 प्लस 0.30, 0.78, ठीक है, यानी 0.8 के बाद। और लोग 8 की वैल्यू कितनी होगी? 0.9 के आसपास। तो ये लगभग 0.8 के आसपास होगी, लगभग। मतलब वैसे अगर एग्जाम में दिया हुआ होगा आपको लोग की वैल्यू, अगर टिपिकल होगा तो, समझ बात हो। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इन प्रॉब्लम्स में। ये है कि पीएच ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस, इसके एग्जाम्पल होंगे मोनो एसिडिक वीक बेस के, जैसे NH4OH, R2NH, C5H5N, पिरिडीन बोलते हैं इसको, और C6H5NH2, इसको एनिलीन बोलते हैं। ये सारे मोनो एसिडिक इसमें आते हैं बेस में। मोनो एसिडिक क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि ये यहां से एक ही 1 OH माइनस आयंस आर गिवन, इसलिए मोनो एसिडिक यूज कर रहे हैं। अब इसका डेरिवेशन बिल्कुल वैसा का ही वैसा ही होगा कि BOH एक जनरल मान लूं मैं, ये टूट के देगा B प्लस प्लस OH माइनस। इस टाइप बिल्कुल वही है जो वीक एसिड के लिए हमने यूज किया है। T इज इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, ये 0। इक्विलिब्रियम पे C में से कितना तोड़े? C में से तोड़ दें C अल्फा। अगर अल्फा में क्या डिफाइन कर रहा हूं? अल्फा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन डिफाइन कर रहा हूं, तो एक में से अल्फा टूटेगा, C में से C अल्फा। अगर ये C अल्फा टूटा, स्टोइकोमेट्री 1 1 1 की है, ये बन जाएगा C अल्फा, ये बन जाएगा C अल्फा। अब इस एक्सप्रेशन को मुझे कहां रखना है? KB में, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं डिफाइन कर रहा हूं KB। KB क्या होगा? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो आप समझ लीजिए कि अगर मैं K लगा रहा हूं तो एसिड हो गया, और KB लगा रहा हूं तो बेस लगा। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? B प्लस इंटू OH माइनस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर आप ये वैल्यूज यहां उठा के रख दो, सेम एक्सप्रेशन आने वाला है। क्या आने वाला है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। और सेम इसी तरीके से मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर दूं, तो अप्रोक्सीमेशन में हम ये कहेंगे कि अल्फा इज लेस देन 1। अगर बहुत कम है अल्फा तो मैं इसे क्या मान सकता हूं? नेग्लिजिबल मान लिया तो KB इज इक्वल टू क्या लिख दिया? C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा बराबर क्या हो गया? KB अपॉन C का अंडर रूट। सेम फार्मूला हो गया। थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखा था वहां K आया था, यहाँ KB आ गया। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता जाऊं तो कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी, अल्फा बढ़ता जाएगा।
अगर मैं वॉल्यूम इनफाइनाइट की तरफ कर दूं तो कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 होता जाएगा और अल्फा टेंडिंग टू 1 होता जाएगा, और वीक बेस क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ये चीज समझे हो ना? अभी थोड़े पहले लिखा था ओस्टवाल डाइल्यूशन लो। वॉल्यूम अगर इनफाइनाइट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0, अल्फा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा कितने पे? 1 पे, यानी 100%। अब अल्फा अगर मुझे पता लग गया तो OH माइनस हमने कहां से लिखा था? ये OH माइनस था, कितना था? C अल्फा। तो OH माइनस C अल्फा में मैं अल्फा पुट कर दूं तो OH माइनस का एक्सप्रेशन वही हो गया अंडर रूट KB इंटू C। और यहां भी वही चीज हो जाएगी कि कॉन्सेंट्रेशन में कमी करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कम होती जाएगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कम होती जाएगी तो उल्टा सोचें, POH की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर POH बढ़ता जाएगा तो फिर pH की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। किसका फर्क पड़ रहा है? डाइल्यूशन का। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं तो डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब हम वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हैं, पानी मिलाते जा रहे हैं। अब अगर मैं यहां से लोग लेके सोल्व करूं, बिल्कुल वही फार्मूला आएगा, POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस हाफ log C। ठीक, अब इसमें सावधानी रखनी है, बिल्कुल वही फार्मूला है। ये PKB वहां आया था pH, यहां आ गया POH, वहां pK था, यहां PK। यहां से आप ये देख सकते हो कि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूं तो कॉन्सेंट्रेशन में कमी आती जाएगी, ये फंक्शन कम होगा तो ओवरऑल ये बढ़ेगा ना, और अगर pOH बढ़ेगा तो इसका मतलब pH की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन सावधानी ये रखनी है अगेन कि ये तभी वैलिड है व्हेन अल्फा इज लेस देन 10%। अगर अल्फा 10% से कम नहीं है, मतलब 10% से कम है, तो ही इसका यूज करेंगे। अगर अल्फा ज्यादा आ जाता है 20%, 30%, तो फिर हम उस केस में वही मेथड यूज करेंगे, इससे सोल्व करेंगे एग्जैक्ट और क्वाड्रेटिक बनने वाली है। समझ गए बात को? बिल्कुल वो का भी डेरिवेशन है, कोई अंतर नहीं। यहाँ पे वीक बेस हमने लिया है, के भी दिया हुआ क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? अल्फा निकालना। अल्फा का क्या फार्मूला है? अंडर रूट KB अपॉन C। यहां रख दूं मैं 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 10 की पावर माइनस 3। यह आएगा अंडर रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये चीज आ जाएगी रूट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। और इसको जो है, मतलब अगर आपको यहीं से चेक करना है तो ये हो जाएगा 1.414 इंटू 10 की पावर माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 0.14। ठीक है ना? एंड इट इज ग्रेटर देन 0.1। अगर आप 10% नहीं देखना चाहते हो तो अल्फा की वैल्यू आप 0.1 याद कर लो। ठीक है ना? या फिर अगर आप इसको परसेंटेज से देखना चाहो तो 100 से गुणा करूं 14.14% है, एंड इट इज ग्रेटर देन 10%। अगर 10% से ज्यादा आ गया तो मुझे इस अप्रोक्सीमेशन को क्या मानना है? अब हम इसको लेके आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, ना ही हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके pH निकालेंगे। ठीक है ना? क्योंकि वो फार्मूला गलत है अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से। वो तभी वैलिड करेगा जब अल्फा लेस देन 10% होगा। अब अपन क्या करें? उसी स्टेप पे आ जाए कि यूज एग्जैक्ट KB इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन 10 की पावर माइनस 3, यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यहां से क्या निकालेंगे अपन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक से हमने अल्फा निकाला, और अल्फा निकाल के नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हम जाएंगे किस पे? OH माइनस पे, जो कि कितना होगा? C कितना यूज करेंगे? 10 की पावर माइनस। अल्फा यहां से निकाला क्वाड्रेटिक से, ये निकाल के C से मल्टीप्लाई करके C अल्फा आ गया। तो तीसरे पार्ट में मैं क्या निकालूंगा? POH। और POH के बाद में क्या निकालूंगा? pH, जो कि कितना होगा? 14 माइनस POH। बात समझ में आ गई है? 14 माइनस POH। ठीक, ये वीक एसिड है।